अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का हमारा टॉपिक है 7E के मुतल्लिक। इससे पहले जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते थे तो सब हमें दो चीज़ें फाइल करनी पड़ती थी। एक होती थी हमारी इनकम स्टेटमेंट, इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन, और एक होती थी वेल्थ स्टेटमेंट। आज डेटेड 1 सितंबर 2023 IRS 2.0 में एक नई अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आप अपनी उस पर बटन दबाते थे इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड, तो वो अपडेट हो जाती थी। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो वहां से डिलीट हो चुकी हैं। आपको अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो प्रीवियसली आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है, उसको ऐड करने के लिए आपको 7E का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 7E, जिसको हम डीम इनकम टैक्स कहते हैं। ये क्या चीज़ है, इस इसका रेट क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, क्या ये हर बंदे के ऊपर ये लगेगा, या इस पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी इसकी लिमिट्स हैं जो इसमें एक्सक्लूडेड भी हैं। और दूसरा, IRS 2.0 में इसको कैसे हम ऐड करेंगे, और इसके से रिलेटेड अगर आपका डीम टैक्स बनता होगा तो इसका चालान कैसे जनरेट करते हैं। तो मैंने कोशिश किया है इसको सिंप्लीफाई रखूं, ज़्यादा लॉ और टेक्निकल फॉर्म्स में। अगर हमारी बहुत से भी ऑडियंस ऐसी है जो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिंपल इसको रखा है। मैं इसको पहले मुतारिफ करा देता हूँ। सेक्शन 7E तसव्वुराती आमदन पर टैक्स है। गवर्नमेंट ने 2022 फाइनेंस एक्ट में इसको मुतारिफ करवाया है। इसका मेन मकसद ये है, उन्होंने, अब गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होती है, वो किसी चीज़ को भी एक टूल बना के यूज़ कर सकती है कि भाई इससे रिकैलकुलेट हो जाएगा आपका टैक्स। अब लेट सपोज उन्होंने एक तसव्वुराती नक्शा पेश किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, जो कुछ अशखास से अलावा जो रह जाएंगी, उस पे उन्होंने कंसिडर कर लिया कि वो 5% जो है वो उसके ऊपर आप किराए की आपके ना उस पर आमदन हो रही है। आपकी 5% तसव्वुराती आपके ऊपर किराए की आमदन हो रही है, और जो 5% उन्होंने ये कंसिडर कर लिया कि इस पे आपको तसव्वुराती आमदन हो रही है, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 20% है। और इसमें चंद अशखास हैं जो इसमें इसमें इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? एक ऐसा शख्स जो जिसकी जो जाती जायदाद, जिसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो रह रहा है, तो वो एक सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी इसमें एग्जेम्प्टेड है, वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि ऐसे अफराद जो कि कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी FBR में रजिस्टर है, FBR के NTN के साथ लिंक्ड है, और प्रोफाइल में एक्टिव स्टेटस में वो आ रही है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी भी 7E की एम्बिट में एग्जेम्प्टेड ही तस्वुर होगी। लेकिन इसको आपको फॉर्म में जाके फिल करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड विद रीजनिंग। तीसरा, ऐसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं जिनके पास कुछ फार्म हाउसेज हैं, बट उसमें भी कुछ एक कंडीशन है कि उसमें 5,000 मुरब्बा जो गज जो ज़मीन है उसमें तामीरात हुई हों, और उसके अलावा जैसे ज़ाती इस्तेमाल में ज़रूरी ऐसे फार्म हाउस जो कि 2,000 मुरब्बा गज से ज़ायद हों, तो उनमें कम से कम 5,000 मुरब्बा फीट की तामीर बिल्डिंग हो, तब वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। ऐसे असासाजात जो कि शुहदा पाकिस्तान फौज के वरसा के नाम हों, तो जो वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड होंगे। और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे किसी बंदे को, तो वो भी 7E की टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी। बट फिर भी उस प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए ये फॉर्म फिल करना फिर भी ज़रूरी होगा। उसके अलावा भी चंद इसमें एक्सक्लूजन है। ऐसे असाजात जिनकी आमदन पर ऑर्डिनेंस के तहत पहले से टैक्स अदा हो चुका है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो इसी साल ये उनका पहला साल है और इसी साल उन्होंने 236K का ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, तो वो भी इसमें एक्सक्लूडेड है। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले, मैं आपको ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको पहले एक रिव्यू करवा देता हूँ मैं आपको। आपने जैसे IRS का टैब जब आप खोलेंगे, ये स्क्रीनशॉट है, मैं आपको करके भी अभी दिखा दूंगा। जब आप ओपन करेंगे तो एडजस्टेबल का जो टैब है उसके नीचे ये कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E ये आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, वो यहाँ पे नील आ रही है।
पहले ये वेल्थ स्टेटमेंट सेक्शन 116 में प्लस का निशान बना होता था, वहां पे आप इजीली ऐड कर लेते थे और अपनी रिटर्न फाइल कर लेते थे। अब वहां पे ये सेक्शन, ये प्लस का निशान है, ये खत्म हो चुका है। अब आपने अगर अपनी प्रीवियस ईयर की कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसके लिए आपको ये कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E को फिल करना पड़ेगा। इसमें से लेट सपोज आप कोई भी सेक्शन ये प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस का निशान पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें वो आप मेजरमेंट पूछेगा कि आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, मरले में है, कनाल में, एकड़ में है, और उसका टोटल एरिया कितना है। अगर आपने एक कनाल लिखा है तो उसके एक कनाल कितना है, दो, उसका एरिया टोटल कितना बनता है। इसी तरीके से वो आपसे एरिया पूछेगा, कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस पूछेगा, और उसके बाद फिर आपने दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी कि या ये जो प्रॉपर्टी आप चूज कर रहे हैं ये आप स्पेसिफाई करेंगे कि ये एग्जेम्प्टेड है कि नॉन एग्जेम्प्टेड है। और इसका पता आपको कैसे चलेगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में चीजें पढ़ी हैं कि अगर आपकी एक सेल्फ प्रॉपर्टी है अपने नाम, एक प्रॉपर्टी, वो एग्जाम करवा सकते हैं आप। आपका बिजनेस है जो एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्टेड है, वो आप एग्जाम करवा सकते हैं। उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर जमीन है, ज़राई जमीन है, तो वो आप एग्जाम करवा सकते हैं। शुहदा की जमीन, उनके वरसा की जमीन, तो वो एग्जाम करवा सकते हैं। और उसी साल अगर आपने कोई टैक्स दिया तो वो भी आप एग्जाम करवा सकते हैं, तो वो नीचे ऑप्शन आ जाएगी। तो जब आप इसको एग्जाम्प्टेड का सिलेक्ट करेंगे तो आपने जैसे कि उसमें लिख दिया ये कितने मरला है, लेट सपोज ये 40 मरले की जमीन है, DH फेज 3K में है, लाहौर के एरिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है रीजन फॉर एक्सक्लूजन के क्यों एग्जेम्प्टेड आप कर रहे हैं। तो रीजन में जैसे मैंने आपको बताया, वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय टैक्स पेयर, ये या सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिस वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय पर्सन अपीयरिंग एट ATL के ATL लिस्ट में ये ऑलरेडी आपकी जो रिटर्न है उसमें ऑलरेडी आ रही है। और सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। शुहदा की जमीन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। इसी तरह ये डिफरेंट एग्जाम्पशंस हैं, इनमें से जो सूट होगी प्रोफाइल टू प्रोफाइल, लेकिन उसका आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वेरिफिकेशन अगर आपको वो नोटिफाई करें तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये मैंने क्यों एग्जेम्प्टेड की है। इसी तरह ये दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इनमें से आपको चूज करेंगे। लेट सपोज हमने ये चूज कर ली कि वन कैपिटल एसेट है, जो मैंने ये किया है पहले से। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी ऐड कर ली तो एक तो सिस्टम उठा लेगा वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय, लेकिन आप कहें मैं एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उठाऊं तो वो कहेगा नहीं, दिस रीजन कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन। क्योंकि एक बार आप उठा सकते हैं बिजनेस, एक बार आप बिजनेस के अगर ATL में है, एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ओन में उठा सकते हैं जो आप जहां पे रह रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर की वन प्रॉपर्टी, अगर उसके अलावा तो ये सिस्टम आपसे रीजनिंग पूछेगा। लेट्स अज्यूम मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं और इसको कैलकुलेट कैसे किया ये मैं अब आपको कैलकुलेशन में लेके चलता हूं। अब ये देखें, अब वहां पे ऑप्शन जब आते हैं तो आपके पास डिफरेंट उन्होंने पोर्शन बना दिए। पहले से जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती थी तो एक ही टैब में आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने सब चीज़ों के लिए डिफरेंशिएट कर दिया है। और उसमें अब सीन ये है कि जब आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया, तो उसमें आपने दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करनी है कि वो एग्जेम्प्टेड है तो उसकी रीजन क्या है, और उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। इसी तरह का अगर से आपके पास कोई फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मैंने अपनी एग्जांपल में ये लिया है कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिया, एक फार्म हाउस लिया और एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लिया। मैंने अपनी एग्जांपल में ये लिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड इस वजह से कि वो उस घर में खुद रिहाइश पजीर है, और इसी तरीके से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो है जो कि ATL में बिजनेस एक्टिव टैक्स लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, इसलिए मैंने इसको एग्जेम्प्टेड लिया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो उनके पास है उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में उसको कल्टीवेट किया हुआ है, और एक फार्म हाउस है उसको मैंने इस एग्जाम्पल के लिए नॉन एग्जेम्प्टेड किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। आपने सबसे पहले दो चीजें इसमें पुट करनी होंगी। एक होगा कॉस्ट डिक्लेरेशन, जो आपकी कॉस्ट वैल्यू है इनहेरिटेंट अगर आपके पास हुई है तो उसकी जो रजिस्ट्री की वैल्यू थी जिस टाइम आपने ली थी वो क्या थी, और आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। ये दोनों चीजें आपने लिख लेनी है। तो अब होगा क्या, जब एक IRS उसको टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स को कैलकुलेट करेगा, और उसमें से जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट्स होंगे, लेट सपोज ये एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि यहाँ में मेंशन है ये एग्जेम्प्टेड है और ये एग्जेम्प्टेड है,
तो ये टोटल एग्जेम्प्टेड अमाउंट्स जो होंगी वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। उसमें से टोटल में से एग्जेम्प्टेड माइनस कर देंगे तो वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो फार्म हाउस है ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए अगर तो उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया होता तो ये भी एग्जेम्प्टेड हो सकता था, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हमने इसको लिया है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? हमने कहा ये हमारी ज्यादा है, गवर्नमेंट कहती है कि इसका 5% जो है ना ये आप इसका किराया वसूल कर रहे हैं, इधर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन एफबीआर ने आपको कह दिया कि अब आप इसका 5% किराया वसूल कर रहे हैं। अच्छा, अब 5% किराया कितना बनता है? वो बनता है ये 35 मिलियन है, उसका उन्होंने 17,50,000 आपको कंसिडर कर लिया कि भाई आपने इसका किराया वसूल किया है, और उस किराया को वसूल करने के जो तस्वीराती तौर पे एफबीआर ने कह दिया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा रेट क्या लगाना है। तो रेट उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 20% रेट लगेगा। जो 20% रेट लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने साल के बाद एक फाइनेंशियल ईयर में एक अगर प्रॉपर्टी विद हेल्ड की है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से लेके एंड तक, और वो कैरी फॉरवर्ड हो गई है, तो जब आप उसको प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अगर वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्टेड के अलावा है और उसकी मालियत 2.5 करोड़ की एम्बिट को क्रॉस कर रही है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ये जैसे कि आप 3,50,00,000 लिए समझाने के लिए, तो ये उस एम्बिट से ज्यादा है, तो इस वजह से इसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट होगा। इसको आप डायरेक्ट भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि जो भी आपकी वैल्यू एग्जेम्प्टेड निकलती है जो नॉन एग्जेम्प्टेड है उसको आप डायरेक्ट 1% भी ले सकते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट 1% करेंगे तब भी वही वैल्यू निकलेगी जो कि नीचे निकली है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ आयरस में इसको आप पुट कैसे करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है कि जब आप इसकी वैल्यूएशन लेंगे ये कैसे पता चलेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा किसी फेयर मार्केट कॉस्ट वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी क्योंकि आपके पास रजिस्ट्री होगी, वहां पे मेंशन होगी। फेयर मार्केट वैल्यू के पता करने के लिए एफबीआर ने जब आप पुट कर रहे होंगे वहां पे लिंक भी लगा होगा। इस तरीके से जब वो लिंक ओपन होगा तो ये हर शहर के उन्होंने ऐसा रोज एफबीआर के रेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। मैंने इस एग्जांपल के लिए लाहौर का रेट डाउनलोड कर लिया था। अब जब मैंने डीएचए फेज 5 की अगर प्लॉट किया है तो इसमें ये एक आ जाता है रेजिडेंशियल, एक आ रहा था कमर्शियल, तो जो ये पर मरले का रेट हो रहा था उसके हिसाब से मैंने ये एग्जांपल बनाई थी। अब मैं आपको इसको एफबीआर के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। एफबीआर के पोर्टल में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी और आप अपनी रिटर्न को खुद जब फाइल करने लगे तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपने आना है, जब ये ओपन हो जाएगा मैंने बस सब जो टैब्स हैं इसको जीरो किया हुआ ताकि आपको मैं ये एग्जाम्पल को पुट करके दिखा सकूँ। आपने टैक्स चार्जेबल पे आना है, उसके बाद आपने आना है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E। इस पे आप आ जाएंगे तो ये देखें जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी 4 मिलियन 27 मिलियन फार्म हाउस, उसके अलावा ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कॉस्ट वैल्यूज और फेयर मार्केट वैल्यूज ये मैंने ऐड की हुई है यहाँ पे। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए और ऐड भी कर दूंगा एक, और ताकि आपको क्लैरिटी भी हो जाए। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि ये जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद जब ये वेल्थ स्टेटमेंट में आप आएंगे तो यहाँ पे ये टैब मौजूद नहीं है, जो प्रॉपर्टीज वहाँ ऐड करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ताकि फिर आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस कर सकें। दोबारा चलते हैं हम वही टैक्स चार्जेबल के टैब में, कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7। अब ये देखें इसमें से जो जो प्रॉपर्टीज आपकी एग्जेम्प्टेड हैं उसके आगे यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें से फार्म हाउस एग्जेम्प्टेड नहीं है तो इसकी जो वैल्यू है ये देखें, ये इसकी वैल्यू है। इस वैल्यू को उसने टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E को कैलकुलेट कर लिया है कि इनमें से एग्जेम्प्टेड की जो वैल्यू है जो नॉट एग्जेम्प्टेड है, सॉरी नॉट एग्जेम्प्टेड है, उसको उसने कैलकुलेट कर दिया और उसके ऊपर तस्वुराती जो रेंटल इनकम है कि भाई ये प्रॉपर्टी पे आप 5% जो है ना किराया कमा रहे हैं, तो ये 17,50,000 बनता है। तो इसको जब हम 17,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो ये देखें आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ये जो उसने अमाउंट ली उसका फार्मूला ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी नॉट एग्जेम्प्टेड है उसका उसने लिया 5% कि ये तस्वुराती आपकी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया वो उसने 20% लगाया, ये 3,50,000 बन गया।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया भी था कि 3,50,000 रुपये आपका टैक्स बन गया। अगर इसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आके डायरेक्टली 0. इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1% से, तब भी ये वही कैलकुलेट करेगा अमाउंट। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लेट सपोज 5% है ना, 5% को मल्टीप्लाई करते हैं 20% से तो आंसर 1% ही आएगा। ये देखिए, अब इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये इसका PSID कैसे जनरेट होगा। यहाँ पे इस प्रिपेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। जब आप सेव कर लेंगे उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, जैसा कि आपको पता है बाकी तो प्रॉपर्टीज एग्जाम्प्टेड थी, एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा थी तो उसका PSID जनरेट हो जाएगा। जब ये PSID आप जनरेट करके इसकी पेमेंट करेंगे, आफ्टर दैट आप इसको सबमिट कर पाएंगे, उससे पहले ये सबमिट नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप फर्दर इसका लॉ देखना चाहते हैं तो आप इसका लॉ भी देख सकते हैं। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करेंगे तो यही चीज़ें इंग्लिश फॉर्म में लिखी हुई हैं। और अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फर्दर गाइडेंस भी ले सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। आप एक चीज़ रह गई थी कि इसको अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक डेमो के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आना है, जैसे कि मैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, इसको ऐड करने का तरीकाकार समझाने के लिए आपको, आपने इसको इस पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ जाएगी। इसमें से आपने लेट सपोज ये कनाल है और ये एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, लेट सपोज एक कनाल ज़मीन है, एक कनाल ज़मीन है। कहाँ पे है ये, यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आके, ये DHA में जी। समझाने के लिए मैं, अच्छा लाहौर में है जी, लाहौर में है। आप थोड़ा सा इस पे लाहौर के लिए मैंने ये लाहौर लिखा, तो इसमें आप टाउन मेंशन कर सकते हैं, आपने टाउन मेंशन कर लिया। इसमें अब ये वाली प्रॉपर्टी को मैं ले लूँगा अगर एग्जेम्प्टेड, तो वो एरर देगा कि आपने तो पहले से एग्जेम्प्टेड ली हुई है, ये देखेगा। अब ये बहुत सी ऑप्शन आ रही है क्योंकि अब आपको पता है कि हमने एक कैपिटल एसेट ऑलरेडी पिक किया हुआ है, तो जब ये दोबारा करेंगे तो ये एरर देगा। तो सबमिट करते हैं, ये देखिए ये एरर आ गया। इसका मतलब ये दोबारा हमें अलाउ नहीं करेगा कि भाई आपके पास एक ही ऑप्शन थी, अब इन ऑप्शंस में से आपने ये एक यूज़ कर लिया तो दोबारा सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। इसको नॉन एग्जेम्प्टेड करना पड़ेगा ताकि इसका टैक्स कैलकुलेट हो सके। और लेट सपोज ये एक कनाल ज़मीन थी और इसका 4,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है ना कवर्ड एरिया था, अजम्पशन के लिए मैंने कर लिया। तो जब आप इसको क्लिक कर लेंगे आप, तो आपने अब उसके बाद यहाँ पे आगे आप, अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूएशन लिखनी है। लेट सपोज इसकी वैल्यू भी वही है जो इससे पहले वाली की वैल्यू थी 3 मिलियन, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको एक्सेल की शीट में पहले बताया हुआ है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है जो वो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं, जो बनती है वो आप उसको लिख सकते हैं। मैं इसको इसी वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखें क्या होगा। अब आपके पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 2.5 करोड़ की मालियत से ऊपर हैं और वो नॉन एग्जेम्प्टेड है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका जो टोटल बनता है वो 105 बनता है। इसको वो 5% कंसिडर करेंगे किराए की आमदन और उसका 20% टैक्स लगा देंगे। इसको मैं आपको यहाँ पे दोबारा ऐड भी कर देता हूँ। ये देखें, ये नॉन एग्जेम्प्टेड है, ये भी नॉन एग्जेम्प्टेड है। ये इस दोनों का टोटल जो करेंगे ये अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट को ये अमाउंट कैसे निकली, टोटल में से जो आपकी प्रॉपर्टी है जो कि एग्जेम्प्टेड है वो माइनस कर दी, तो रेस्ट वो निकल आई जो नॉट एग्जेम्प्टेड है। इसका 5% तस्वुराती इनकम कि आपने इससे ये किराए से कमाया, इधर आपने कमाया या नहीं, FBR ने कह दिया कि आपने कमाया, उसका 20% आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू का, फेयर मार्केट वैल्यू का आपने लेना है। तो ये आपका 10,50,000 रुपया साल का टैक्स बन जाएगा।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी टोटल वैल्यू को डायरेक्ट 1% भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आएंगे आप कंप्यूटेशन के टैब में, तो यही चीज़ यहाँ पे ये सिस्टम भी कैलकुलेट कर रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।